जय श्री कृष्णा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैप्टर 31। एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में अंश और आशी को लेकर आया था। वो सभी वही खिड़की के पास एक टेबल पर अपने ऑर्डर कर वेट करते हुए बैठे थे। अमृता ने अपना फ़ोन ऑन किया और देखा वहाँ ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की बर्बादी की न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी, जिसे देखकर अमृता ने एक हल्की सी स्माइल दी, फिर अपने मन में बोली गुड जॉब। फिर अपना फ़ोन वापस अपने पर्स में रख दिया। अंश और आशी उसे अपने आज किए गए फ़न के बारे में बता रहे थे। थोड़ी देर में खाना आ गया। वेटर ने सर्व किया और चला गया। सब ने खाना खाया, फिर आखिर में आइसक्रीम ऑर्डर की। सभी ने आइसक्रीम खाए। तभी अयांश का फ़ोन रिंग किया। उसमें एक नज़र सामने बैठी अमृता को देखा, फिर वहाँ से खड़ा होकर दूसरी साइड जाकर कॉल पिक किया। सामने से कुछ बोला गया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर कुछ टेंशन की लेकर आ गई। उसने सामने बैठी अमृता को देखा, जो अंश और आशी के साथ आराम से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। उसने आमने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल कट कर एक नंबर डायल किया, कुछ बात की और बाकी तीनों के पास आ गया। अमृता उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि हो ना हो कुछ तो हुआ है, पर उसने अंश और आशी के सामने कुछ नहीं पूछा। अयांश ने अमृता को देखकर पूछा, आपको ऑफिस में कुछ काम है क्या? अमृता उसे ध्यान से देखते हुए बोली, नहीं, कुछ खास काम नहीं है। अयांश बोला, ठीक है, फिर घर चलते हैं। अमृता को उसका घर जाने के बारे में बोलना बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब से वो अयांश के साथ रह रही है उसने कभी अयांश को कभी जल्दी घर आते हुए नहीं देखा था। पर ज़्यादा कुछ सोचे बिना उसने हाँ के दिया। चारों वहाँ से सीधे घर के लिए निकल गए। सिघनिया हाउस। विशाल भैया और सुहानी भाभी सोफे पर बैठे थे, वही हर्षवर्धन जी और गायत्री जी भी सामने वाले सोफे पर बैठे थे। सुहानी भाभी के चेहरे पर डर दिख रहा था। विशाल भैया किसी सोच में डूबे थे। हर्षवर्धन जी और गायत्री जी भी किसी टेंशन में थे। तभी अमृता, अंश, आशी और अयांश अंदर आए। सभी के चेहरे पर टेंशन देखकर अमृता और अयांश ने एक दूसरे की तरफ देखा। अयांश ने अमृता को कुछ इशारा किया और अमृता ने हल्के से सिर हाँ में हिला दिया। सबको एक नज़र देखकर वो अंश और आशी को लेकर ऊपर अयांश के रूम में चली गई। एक बंद अंधेरे कमरे में। इस कमरे का आधे हिस्सा अंधेरे में ढाका था, वही आधे हिस्से में हल्की पीली रोशनी थी, जिसमें सामने वाले का चेहरा देख जा सकता था। वही मोटा काला सा दिखने वाला आदमी अपने बॉस के सामने खड़ा था। वो बोला, सॉरी भाई, पता नहीं वो दोनों कैसे बच गए। उसका बॉस गुस्से में बोला, एक काम दिया था तुम लोगों को, वो भी नहीं हुआ। पहले वहाँ उस नई लड़की को नहीं मार पाए, फिर अब उन दोनों को भी जिंदा तुम लोगों के हाथ से निकल गए। उन्हीं में से एक आदमी बोला, भाई, उन लोगों को कोई और भी बचा रहा है। इस बार पहले जिन्होंने मारा वो अलग थे, फिर उनके जाने के बाद भी कुछ लोग आकर हम पर हाथ साफ किया। वो काला मोटा एक आदमी फिर से बोला, भाई, अपन को तो वो नई लड़की पूरी जोर लगती हैं। उसके पीछे इतना घूमने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। उनकी बात सुनकर उनका बॉस कुछ सोचने लगा, फिर उन्हें हाथ से जाने का इशारा करते हुए जाने को कह दिया और उसी कमरे की अंधेरी तरफ आ गया। उसके जितने भी लोग थे वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे। बॉस उस कमरे के अंधेरे हिस्से में खुदा हो बोला, सरकार, वो बचकर निकल गया। सामने से कोई बोला, तेरे आर्मियों के बस का कुछ भी नहीं है, बस ये सब के सब मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। अब तक तो उन सबको पता चल गया होगा कि उनके पीछे कोई पड़ा है जो उन्हें जान से मरना चाहता है। बॉस सरकार से बोला, सरकार, आपको क्या लगता है वो लकड़ी में कुछ गड़बड़ है क्या? सरकार बोला, कौन सी लकड़ी? बॉस बोला, सरकार, वही उस अंश सिंघानिया की नई बीवी। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तो बॉस फिर से बोला, हमें लगा था नहीं है तो आसानी से हाथ आ जाएगी, पर उसने तो हमारे छोकरे लोग को 3 दिन तक घुमा घुमा कर नानी दादी सब याद दिला दी। अगर कोई और लड़की होती तो इतने लोगों को पीछे देख डर से कांपती हुई घर जाती, पर वो लड़की तो ऐसे घूमती हुई जैसे ये कोई आम बात हो। ये तक कि उसने तो इतने हमले होने पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी बात सुनकर सरकार बोला, इस लड़की के बारे में पता करो, आखिर हम भी तो जाने कौन है ये नई चिड़िया जिसे हम नहीं जानते। बॉस जिस कर बोलते हुए वहां से चल गया। सिघनिया हाउस। अयांश सभी के पास आया और विशाल भैया के पास आकर बोला, आप दोनों ठीक है? विशाल भैया ने सिर हाँ में हिलाकर हाँ कह दिया। अयांश वही एक सिंगल सोफे पर बैठ गया और सामने अपने पापा को देखकर बोला, आपको क्या लगता है ये कौन होगा? हर्षवर्धन जी कुछ याद करते हुए बोले, पता नहीं, पर ये जो कोई भी है वो हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुला है। इस तरह हम पर हमला करके हमें डराना चाहता है। ये तो पहला हमला था, पता नहीं इससे आगे क्या होगा। अयांश बोला, ये पहला हमला नहीं था। उसकी बात सुनकर सब शौक हो गए। गायत्री जी घबराते हुए बोली, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? ये पहला हमला नहीं था तो क्या पहले भी? अयांश बोला, हम इससे पहले भी एक नहीं बल्कि 2 बार हमला ही चुका है। इस बार हर्षवर्धन जी बोले, 2 बार, लेकिन किस पर? तुम पर या फिर अंश और आशी पर? अयांश ने गर्दन न में हिलाते हुए कहा, ना मुझ पार का ही अंश और आशी पर। गायत्री जी बोली, तो फिर? सुहानी भाभी बोली, अमृता।
आयंश ने उन्हें देख अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, मुझे आज ही युग ने जाते समय बताया। गायत्री जी एकदम से बोली, क्या अमृता पर हमले हुए और उसने किसी को बताया भी नहीं? हर्षवर्धन जी भी बोले, अयांश अमृता पर हमला हुआ और उसने हम में से किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अयांश बोला, पापा आप जानते हैं ना, वो एस ग्रुप्स की प्रेसिडेंट है, इन पर हमले होना आम बात है। उन्हें लगा इस बार भी उन्हीं में से कोई है और उन्हें कहा कुछ पता है अभी हम लोगों के बारे में। हर्षवर्धन जी बोले, हम तुम सही हो अयांश। अयांश अमृता के पीछे भी बॉडीगार्ड लगा दो, हम पहले वाली गलती नहीं दोबारा नहीं करना चाहते। गायत्री जी बोली, हम आयंश हम सब जानते हैं, इस 1 महीने में अमृता ने अंश और आशी को जो प्यार दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। अयांश बोला, जी माँ। कुछ देर इसी तरह बातें करने के बाद अयांश अपने रूम में आया। अयांश का रूम। अयांश जब रूम में आया तो उसने देखा अमृता बेड पर बैठी है और अंश और आशी उसकी गोद से रख लेते हुए थे। अंश और आशी सो रहे थे, जिसे देखकर अयांश चुपचाप अंदर आया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर में अयांश बाहर आया और रूम से निकलकर नीचे चला गया। शाम के समय अंश और आशी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा अमृता वही सोफे पर बैठी थी। उन्हें उठता देख अमृता उनके पास आई और बोली, उठ गए आप दोनों? चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आप दोनों के लिए कुछ गर्मा गर्म बना दूंगी। दोनों फ्रेश होकर आते हैं। अमृता भी हाथ मुंह धोकर उनके साथ किचन में चली जाती हैं। आज उसे सब बहुत अजीब लग रहा था, घर में इतने लोगों के होते हुए भी घर में बल्कि भी शोर नहीं था। अमृता अंश और आदि को किचन के स्लैब पर बैठाती है और उनके लिए कुछ बनाने लगती है। अमृता उनके लिए मिल्क शेक बना रही थी। हालांकि उसके हाथ की चोट अभी भी पूरी तरह भरी नहीं थी, पर वो उतनी भी गहरी नहीं थी कि कुछ छोटे मोटे काम भी न कर सके। अमृता अंश और आशी साथ में हंसते हुए उन दोनों से बातें कर रही थी। उनकी हंसी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। कुछ देर में साहिल भी अपने दोस्तों के ये से वापस आ गया। अमृता को किचन में देखकर बोला, क्या बात है भाभी, आज आप इतनी जल्दी आ गई ऑफिस से? अमृता बोली, हाँ आज काम था तो बस। अच्छा तुम कुछ लोगे? साहिल बोला, हाँ भाभी, 1 कप कॉफ़ी। अमृता बोली, डन। साहिल रूम में चला गया। वही अमृता फिर से अंश और आशी से जाते करने लगी। उनकी बातों की आवाज़ें, हंसी को आवाज़ें सुन सारे घर वाले धीरे धीरे नीचे आ गए। सबसे पहले हर्षवर्धन जी और गायत्री जी, फिर विशाल भैया और सुहानी भाभी, आखिर में साहिल और अयांश। अमृत अंश और आशी दोनों को सभी के पास भेजती है और उनका मिल्क शेक भी उन दोनों को दे देती है। फिर वापस से किचन में जाकर सबके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती है। सभी कुछ पालों के लिए सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए चाय कॉफ़ी और ये शाम एंजॉय करते हैं। दाने चाय पी ली थी और बातें कर रहे थे कि तभी पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक लड़का जो कुछ 28 साल का लग रहा था, वो अपने हाथ में लाठी घूमते हुए आया। उसे आता देख सभी खड़े हो गए और को लड़का सबसे पहले अमृता के पास गया और बोला, हेलो, मैं हूँ इस शहर का ने एसीपी विवेक। अभी ही दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ है हमारा। कोई कुछ नहीं कहता, सब उसके इस तरह अचानक थमक पड़ने से शौक हो गए थे। एसीपी विवेक बोले, वैसे आप सब सोच रहे होंगे हम ये क्या कर रहे हैं, तो हमें खबर मिली थी कि यहाँ किसी पर हमला हुआ था। फिर अचानक से अमृता के सामने आकर कहता है, मैम हमने सुना को आप पर अटैक हुआ था, आपने कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? अमृता उसे अचानक आपने सामने देख थोड़ा हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभाल कर बोली, ओ मैंने कंप्लेंट नहीं की, पर आपको पता चल गया कैसे? वो पुलिस ऑफिसर बोला, नाइस क्वेश्चन, लेकिन पुलिस से क्वेश्चन करते नहीं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। उसकी बात पर अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, अच्छा ये कहाँ का रूल है दैट वी कांट क्वेश्चन, वी ओनली हैव टू आंसर? मैंने तो सुना था हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्पीक प्रोवाइड करता है। एसीपी विवेक बोला, इम्प्रेसिव, आपको तो लॉस के बारे में भी पता है। नॉट बैड। अमृता बोली, फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो किसी बच्चे को भी पता होगा। विवेक अचानक उसके आगे हथकड़ी रखते हुए बोला, यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनते ही अमृता उसे घूरने लगी। चैप्टर 32। जैसे ही उसने अमृता से कहा यू आर अंडर अरेस्ट, बाकी सभी उसे शौक होकर देखने लगे। वही अमृता उसे घूरने लगी। तभी अयांश खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, ओ भाई बस कर ले, अब ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही उसने ये कहा कि ज़्यादा हो रहा है, बाकी सब उसे और विवेक को देखने लगे। अमृता उन दोनों को बहुत बुरी तरह घूरने लगी। वही विवेक अफसोस करते हुए बोला, अरे यार अयांश कभी बस 10 मिनट और नहीं रुक सकता था। अयांश सबको देखकर एक जबरदस्ती की स्माइल करता है, एक नज़र अमृता को देखता है, फिर विवेक के पास जाकर उसके कान में बोलता है, अगर 10 मिनट बाद आता ना तो तू यहाँ पीट रहा होता। विवेक उसकी बात सुनकर अमृता को एक नज़र देखता है, जो अब भी उन दोनों को खा जाने वाली नज़र से देख रही थी, और कहता है, हाँ यार बात तो सही है तेरी, देख कैसे घूर रही है। अयांश बोला, देख क्या रहा है, कुछ कर, नहीं तो तेरे साथ साथ आज मैं भी गया। विवेक अपना हाथ गर्दन पर हाथ घुमाते हुए बोला, औक औक। फिर दोनों थोड़ा दूर खड़े हो गए। दोनों ने एक नज़र सभी घर वालों को देखा, जो सवालिया नज़रों से सभी को घूर रहे थे। विवेक खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, मैं तो बस इनसे थोड़ा मजाक कर रहा था।
सुहानी भाभी बोली, सच में विवेक भैया? विवेक भैया बोले, बिल्कुल सुहानी भाभी। गायत्री जी बोली, क्या बात है विवेक बेटा, इतने दिनों बाद आए हो और आते ही मजाक। उनकी बात पर विवेक बस हंस दिया। हर्षवर्धन जी बोले, वैसे इतने दिनों बाद आए हो, आने की कोई खास वजह? विवेक बोला, वो अयांश ने बताया कि अभी उसने इतना ही कहा था कि अयांश ने उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। विवेक ने उछलते हुए एक पैर पकड़कर कहा, क्या कर रहा है भाई? अयांश बोला, अरे सॉरी सॉरी, गलती से पैर लग गया, और उसे एक वार्निंग भरी नज़र से देखा, जिसे देख विवेक समझ गया कि वो अभी अभी वो बकने वाला था जो उसे बिल्कुल नहीं बोलना है। वो अपना पैर संभाल वही सोफे पर बैठ गया और बोला, क्या या बात है, आते ही इतने सवाल, अरे ज़रा पानी वानी पूछिए। पर नहीं, आप तो सीधे सवाल करने लगे। बाकी सब भी सोफे पर बैठ गए। वही अमृत किचन के विवेक के लिए चाय पानी लेने चली गई। विवेक के बैठने के बाद अंश और आशी अब भी उसे घूर कर देख रहे थे। विवेक उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ छोटे शैतानों, ऐसे क्यों यूं देख रहे हो? अंश उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला। आशी बोली, अंकल आप सच में मजाक कर रहे थे? विवेक बोला, हाँ बताया ना अभी। अंश बोला, झूठ मत बोलो अंकल, आप मेरी पार्टनर को डराने की कोशिश कर रहे थे। विवेक बोला, नहीं नहीं अंश, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों डराऊंगा तुम्हारी पार्टनर को? आशी बोली, अंकल आप मेरी मम को ऐसे भी नहीं डरा सकते। विवेक बोला, अच्छा ऐसा क्यों? आशी बोली, अच्छा बताओ, आप पापा से डरते हो ना? विवेक बोला, ना नहीं तो तुमसे किसने कहा? आशी बोली, अच्छा तो आप पापा के गुस्से से भी नहीं डरते? विवेक कुछ बोलने से पहले एक नज़र अयांश की तरफ देखता है, फिर बोलता है, हाँ तुम्हारे पापा के गुस्से से थोड़ा सा डरता हूँ। आशी बोली, लेकिन मेरी मम तो पापा से और उनके गुस्से से भी नहीं डरती, तो आपसे क्या डरेगी? उसके ऐसे बोलने पर सब लोग हंसने लगे। वही अयांश का चेहरा देखने लायक हो गया था। विवेक हंसते हुए उसे देखकर बोला, अच्छा तुम्हारी मम तुम्हारे पापा से नहीं डरती, ये तुम्हें कैसे पता? अयांश उसका सवाल सुनकर यूं ही घूरने लगा। वही बाकी सब अंश और आशी को देखने लगे। उन्हें भी जानना था कि अमृता अयांश और उसके गुस्से से नहीं डरती, ये बात अंश और आशी को कैसे पता? अंश बोला, आपने कभी पापा को किसी को बात सुनते हुए देखा है? विवेक बोला, नहीं। आशी बोली, कभी उन्हें किसी के सामने हकलाते हुए देखा है? विवेक बोला, नहीं। आशी बोली, कभी गुस्से में किसी की बात सुनकर रुकते हुए देखा है? विवेक बोला, नहीं बाबा, नहीं देखा है। अंश और आधी ने एक दूसरे को देखकर एक साथ बोले, लेकिन हमने देखा है। सभी घूर वाले एक साथ बोले, कब? आशी अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओहो, इन्हें तो सब कुछ समझाना पड़ता है। भाई मैं तो बोलते बोलते थक गई, अब आप बोलो। अंश सबक की बात को अपने हिसाब से शॉर्ट करके बताते बताते हुए बोला, आज जब हम नितिन अंकल को बिना बताए कार से चले पार्टनर के पास चले गए थे, और पापा वापस आकर हमें डांटा रहे थे, तो पार्टनर ने उन्हें रोका, और फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि हमने लंच नहीं किया तो उन्होंने पापा को डांटा भी, और पापा ने बहाना बनाया कि वो तो पार्टनर को लेने ही आए थे। सब उनकी बात सुनकर सब शौक हो गए। सुहानी भाभी बोली, अमृता ने अयांश भैया को डांटा। विशाल भैया बोले, अयांश ने बहाना बनाया। विवेक बोला, ओ माय गॉड, इसके बाद भी अयांश अब तक चुप है। साहिल इस बार एक्साइटेड होकर बोला, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तभी अमृता चाय नाश्ता लेकर आ गई और बोली, क्या ब्रेकिंग न्यूज है साहिल? अमृता को देखकर सारे घर वाले एकदम से चुप हो गए। अमृता ने एक नज़र सबको देखा और बोली, हो क्या रहा है? विशाल भैया बोले, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। अमृता कुछ नहीं बोली। अमृता ने विवेक को चाय दी और आकर अंश और आशी के साथ बैठ गई। विशाल भैया ने न्यूज ऑन कर दी ताकि सबका ध्यान बाकी चीज़ों से हट जाए। न्यूज चैनल पर अब भी ब्यूटी कॉस्मेटिक की बर्बादी की न्यूज चल रही थी। विषय भैया बोले, ये न्यूज देखी आप सब ने? बाकी तो कोई न्यू बोला, पर विवेक बोला, हाँ देखी है ना। अपनी ट्रांसफ़र की वजह को कोई नहीं देखेगा। गायत्री जी बोली, मतलब बेटा? विवेक बोला, मतलब ये आंटी, जिस किसी ने भी ये केस किया है बहुत पुख्ता सबूत देकर किया है। पता है, इस कंपनी के करप्ट एम्प्लॉय के साथ साथ जिस भी इंसान ने इस कंपनी को सपोर्ट किया, दे से इस कंपनी के खिलाफ केस फाइल ना करके या जो केस आ रहा है उस रफा दफा करने वाला सभी सिविल सर्वेंट तक को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। जिसने भी ये सब किया इतने अच्छे से किया ना, तो उसके बारे में किसी को कुछ पता चला, पर इंसाफ सभी को मिल गया। हर्षवर्धन जी बोले, पर तुम्हारे ट्रांसफ़र का इस केस का क्या कनेक्शन है? विवेक बोला, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में इसीलिए हुआ क्योंकि यह के कई सारे ऑफिशियल्स को निकल दिया गया है, जिससे ये स्टाफ शॉर्टेज हो गया है, पर कोई वक्त नहीं, हम है ना, एक एक को देख लेंगे। अयांश बोला, बस कर ले भाई, चल आज के लिए बहुत है। आजा तू आजा, ऊपर फ्रेश होने चल, फिर बात करते हैं। विवेक की चाय खत्म हो गई थी तो वो भी उठकर ऊपर अयांश के साथ चला गया। अमृता अंश और आशी को लेकर बाहर गार्डन में चली गई। बाकी सब अपने रूम में चले गए। सुहानी भाभी तो अब तक आज के हादसे से उभरी नहीं थी। वही हर्षवर्धन जी इस नए दुश्मन के बारे में पता लगाने में लगे हुए थे। अमृता बच्चों के साथ बाहर आई और बोली, अच्छा बताओ क्या खेलोगे?
अंश बोला पार्टनर आज आप कुछ बताओ ना क्या खेले। आशी भी बोली हाँ हम रोज रोज पकड़म पकड़ाई खेल के बोर हो गए हैं। अमृता बोली ओ ऐसी तो चलो आज कुछ ज्वाया करते हैं। आज एक नया गेम खेलते हैं। अमृता एक बॉल लेकर आई और बोली तो चलो आज फुटबॉल खेलते हैं। आशी बोली मम आशी को तो ये गेम नहीं आता। अंश बोला पार्टनर मुझे भी नहीं आता। अमृता अपने एक पैर के नीचे फुटबॉल रखकर अपने दुपट्टे को साइड में बंधते हुए बोली और तो मैं किस लिए हूँ मैं सिखाऊंगी। मैं सिखाऊंगी आप दोनों को। अंश बोला सादी पार्टनर। अमृता बोली यस पार्टनर। विवेक का रूम। विवेक अंदर आया, उसके पीछे अयांश भी तुम में आया। रूम में आकर अयांश ने दरवाजा बंद किया और सीधे जाकर विवेक को पीटने लगा। विवेक बोला अरे कर क्या रहा है, क्यों मार रहा है मुझे। अयांश उसे एक और एक मुक्का मारते हुए बोला अबे कर क्या रहा था। आते ही उनसे मजाक के नाम पर उलझ गया। विवेक उसे छूटकर बेड के दूसरे साइड आ गया और बोला अरे यार मैं तो बस देख रहा था कि जैसे तूने बोला वो लड़की 2 दिन से गुंडों को अपने पीछे घुमा रही है तो देख रही थी कि इतनी हिम्मत उसके पास आई कहाँ से। अयांश उसके पास आते हुए बोला अच्छा तो तू उनकी हिम्मत देख रहा था। विवेक बोला अच्छा यार को तू तड़ाक और बीवी को आप उनकी क्या बात है। हमें तो कभी इतनी इज्जत नहीं दी। ये बोल को भी बेड के दूसरी तरफ जाने लगा। अयांश फिर से उसके पास आते हुए बोला इज्जत हाँ इज्जत चाहिए तुझे, आजा तुझे इज्जत देता हूँ। विवेक भागते हुए बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इज्जत। अयांश भी उसके पीछे भागते हुए बोला नहीं नहीं तू रुक जा आज तुझे सूट समेत सारी इज्जत देता हूँ। फिर क्या था हो गई पकड़म पकड़ाई शुरू। विवेक आगे आगे अयांश पीछे पीछे, कभी सोफे के आगे पीछे तो कभी बेड के चारों ओर। ऐसे ही कुछ देर तक एक दूसरे के पीछे भागने के बाद अयांश और विवेक सीधे बिस्तर पर गिर गए और अपनी अपनी सांस संभलने लगे। कुछ देर के बाद विवेक बोला वैसे आज पूरे 3 साल बाद पुराने वाले अयांश को देख रहा हूँ। इसके वापस आने के पीछे की वजह जान सकता हूँ। अयांश उसका सवाल सुनकर बेड पर बैठ गया। विवेक भी बैठते हुए बोला बता अयांश क्या सब ठीक है, आई मीन तेरे और अमृता के बीच। अयांश उठकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला मेरे बदलने की, मेरे बच्चों के फिर से हंसने की और इस घर में खुशियां आने की इस एक की एक ही वजह है। विवेक भी उसके पीछे पीछे बेड से उठकर आया। बालकनी में पोचोच देखा, नीचे अमृता बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखा रही थी। अयांश बोला उन्हें देख रहा है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले मेरी जिंदगी में वो आई थी अजनबी बनकर। हमेशा लगता था कि अगर मैंने किसी से शादी की तो वो लड़की कभी मेरे बच्चों को एक माँ का प्यार नहीं पाएगी। लेकिन उन्होंने आने के बाद मेरे बच्चों को समझा, शायद इतने अच्छे से जितना मैं भी कभी समझ नहीं पाया। उनके आने के बाद अंश ने मुझे पापा कहा। आशी के साथ अच्छे से रहने लग गया। आशी को उसकी मम मिल गई। अब तो दोनों की दिन की शुरुआत भी उनके बिना नहीं होती। आशी तो छोटी है, जब पहली बार उन्हें देखा तभी से मम मम कहकर उनका पल्लू पाकर कर उनके पीछे पीछे घूमने लगी, पर अंश उसने आज तक कभी उन्हें माँ नहीं कहा। पर अजीब बात जानते हो, उन्होंने आज तक कभी भी अंश को एक माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। अंश भी उन्हें अपनी माँ मानता है पर कभी कहता नहीं। अब तक कोई और लड़की होती तो शायद मेरा हक, मेरी फैमिली मेरे बच्चे के कर हक जताती, पर वो उस लड़की को तो डे से किसी पर अपना हक जताना आता ही नहीं। पता हूँ उनके आने से मेरी लाइफ बदल गई, लेकिन अब हम सब पर फिर वही खतरे की तलवार लटक रही है जो आज से 3 साल और लटक रही थी। 3 साल पहले तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं अपने बच्चों से उनकी माँ को दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार अपनी खुशियाँ दूर जाने नहीं दूंगा, और इस सब में मुझे तेरी मदद चाहिए। विवेक बोला हाँ बोल। चैप्टर 33। अयांश बोला एक बार फिर से वही सब शुरू हो रहा हूँ जो आज से 3 साल पहले हुआ था। कोई एक बार फिर से हम पर हमला कर रहा है। पहले 2 बार अमृता जी पर, फिर आज विशाल भैया और सुहानी भाभी पर। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सिक्योरिटी पहले ही टाइट कर दी थी, वरना पता नहीं क्या होता। विवेक बोला 1 मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो। अयांश उसकी तरफ कंफ्यूज्ड नज़र से देखकर बोला यही कि इस बार हम पहले से ही सतर्क है, इस बार पहले वाली गलती नहीं करूंगा। विवेक बोला अरे यार ये तो ठीक है, पर तुमने कहा पहले की तरह एक बार फिर से 3 साल पहले की तरह सब शुरू होने जा रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम कहना चाहते हो कि जो दुश्मन 3 साल पहले आया था वही एक बार फिर आ गया है? अयांश बोला पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा। विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये सब उसी 3 साल पहले वाले का किया धरा है? अयांश उसकी तरफ देखकर बोला क्योंकि सब पहले की तरह ही हो रहा है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक एक कर सब पर हमले होने लगे, फिर एक दिन। ये बोल वो अपनी ही किसी सोच में गुम हो गया। विवेक भी जानता था कि अयांश क्या सोच रहा है। विवेक बोला डोंट वरी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले जब वो आया था तो हम तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था कि कोई हमें टारगेट कर रहा है, पर इस बार हम सबको पहले से पता है और हम पूरी तैयारी के साथ समाने वाले से निपटेंगे। अयांश बोला हम, पर इससे पहले हमें पता करना होगा कि ये वही है या कोई और है। विवेक बोला ठीक है, पता करते हैं कि ये है कौन। अयांश बोला तू पता कर, अगर ये वही हुआ न तो इससे डबल हिसाब लेना है। इस बार ये बच कर नहीं जाएगा।
विवेक ने उसे एक नज़र देखा और अयांश बस कुछ सोचने में लगा था। उसे पता था कि अयांश आज फिर अपनी यूं साल पहले वाली यारों में चला जी है। उसे उन यादों से बहकर लाना जरूरी था। वो अयांश का ध्यान किसी और चीज़ में लगाने के बुरे में सोचने लग कि तभी उसका ध्यान नीचे अंश और आशी के साथ खेलती अमृता पर गया। वो कुछ सोचते हुए बोला, वैसे अयांश, अमृता को पता है कि उसके पीछे सिंकनिया फैमिली का कोई दुश्मन पर है। अयांश अपनी सोच से बाहर आकर नीचे अमृता, अंश और कहा को देखते हुए बोला, हो भी सकता है और नहीं भी। विवेक बोला, दो पॉसिबिलिटीज, ऐसा क्यों? अयांश बोला, आज सुबह जब युग ने मुझे बताया था कि इन पर अटैक हुआ तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि बिजनेस फील्ड में ये सब नॉर्मल है, मतलब आज सुबह तक उन्हें नहीं पता था। विवेक बोला, और दूसरी पॉसिबिलिटी? अयांश बोला, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बिजनेस फील्ड में है और उनके लिए ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। विवेक बोला, अच्छा ऐसा क्या करती है तुम्हारी अमृता जी? अयांश बताने ही वाला था पर फिर अमृता की बातें याद कर बोला, सॉरी बट दैट्स कॉन्फिडेंशियल। विवेक बोला, अच्छा मतलब दोस्ती में भी सीक्रेट्स? अयांश बोला, नो इट्स अबाउट ट्रस्ट। विवेक बोला, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी एसीपी विवेक हैं, पता कर ही लेंगे। ये बोल वो रूम के बाहर जाने लगा कि अयांश उसे पीछे से देखते हुए बोला। अयांश बोला, अच्छा एक हिंट देता हूँ, वो कोई ऐसी है जो तुझे तेरे मकसद के बेहद करीब लेकर जा सकता है और शायद मंजिल पर भी पहुंचा दे। विवेक के बढ़ते कदम रुक गए। वो पीछे मुड़कर बोला, अगर ऐसा है तब तो मिलना ही पड़ेगा आपकी अमृता जी से। 8 बजे किचन में अमृता किचन में सर्वेंट्स को बाहर खाना लगाने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सुहनी भाभी अभी किचन में नहीं थी। तभी वहां विवेक आ गया और बोला, क्या बात है आप यहाँ अकेले? अमृता बोली, जी। विवेक बोला, जी मेरा मतलब आप यह अकेले किचन का काम कर रही है। अमृता बोली, क्यों आपको बुरा लग रहा है? विवेक बोला, जी हाँ वो। अमृत उसको आगे बोलने का मौका दिए ही बोली, ठीक है तो ये लीजिए, इसे आप जाकर वहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। ये बोल याने एक सब्जी की बोल उसे पकड़ा दी। विवेक अपने हाथ में बाउल को देखकर बोला, जी मैं। अमृत उसे देख हल्की सी स्माइल के साथ बोली, जी हाँ आप, वैसे तो सर्वेंट्स मेरी हेल्प कर रहे थे पर कोई बात नहीं, जब आपको मेरी हेल्प करने की इतनी इच्छा है तो देन इट्स ऑक, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? विवेक लेचारगी से उसकी तरफ देखते हुए वो बाउल डाइनिंग टेबल पर रख कर आता है और इस बार अमृता के सामने खड़ा हो जाता है। अमृता उसे इस तरह देखकर बोली, अब क्या हुआ आपको? और हेल्प करनी है पर सारा काम अब हो गया है, चलिए जाए, अब कल आना। विवेक बोला, क्या बात है भाभी जी? जी को लंबा खींचते हुए कहता है, लगता है आप हमसे अब तक नाराज है। अभी वो बोल हिन रहा था कि सुहानी भाभी किचन में आ गई। उसे किचन में देखकर बोली, अरे विवेक भैया आप किचन में कैसे? विवेक उसे देखकर हड़बड़ा गया और अपनी हड़बड़ी छुपाते हुए बोला, वो भाभी बस ऐसे ही पानी पीने आया था। सुहानी भाभी बोली, ओ चलिए फिर खाना खा लीजिए। अमृता तुम भी चलो। जी भाभी बोल अमृता किचन के बाहर निकल गई। सभी ने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए। आज अमृता ने अंश और आशी को अयांश के रूम में ही बुला लिया। आज घर का माहौल देखकर वो इतना तो समझ गई कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है जो सब मुझसे छुपा रहा है और ऐसे हालात में वो अंश और आशी को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती है। अंश और आशी को बेड पर लेटने के बाद जब वो जाने लगी तो आशी बोली, मम आप कहाँ जा रहे हो? अमृता वही उसके सिरहाने बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोली, कहीं नहीं जा रही बच्चा, यहीं पर हूँ। कुछ देर इसी तरह अंश और आशी से बात करते रहने के बाद जब अंश और आशी ने जवाब नहीं दिया तो अमृता ने धीरे से उन दोनों को देखा। दोनों सोते हुए बहुत मासूम लग रहे थे। वो झुकी और दोनों के माथे पर बारी बारी किस किया और आमने मन में बोली, कितने मासूम है ये दोनों, कितने प्यारे और कितने छोटे से। आई प्रोमिस मैं इनकी मासूमियत कभी इनसे छीनने नहीं दूंगी। हमेशा आप दोनों के आगे आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहूंगी। ये सब सोचते हुए वो उनका सिर सहलाने लगी, फिर उठकर धीरे से उन्हें ब्लैंकेट उड़ाया ताकि उनकी नींद खराब ना हो। ब्लैंकेट उड़ाकर पीछे मुड़ी तो अयनश इसके पीछे ही खड़ा दरवाजे के पास खड़ा था। अंश को देख वो कुछ रिएक्ट करती कि अयांश बोला, कुछ बात करनी है? अमृता बोली, जी बालकनी में बात करे, अंश और आशी अभी सोए हैं। अयंश ने सिर हिलाकर सहमति दी और दोनों बालकनी में चले गए। अयाश और अमृता दोनों जब से बालकनी में आए थे खामोशी से खड़े थे, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अयंश एक तक चांद को देख रहा था और अमरिया उसके कुछ बोलने का पेशेंट्स के साथ वेट कर रही थी। अयाश बोला, विशाल भैया और सुहानी भाभी पर आज अटैक हुआ था। अमृता बोली, हाँ मैं जानती हूँ। आरो से हैरान नजरों से देखते हुए बोला, आपको कैसे पता? अमृता बोली, कुछ बातें भाभी के चेहरे के दर ने बता दी और बाकी पता करने के लिए मेरे अपने तरीके हैं। अयांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। अमृता बोली, क्या हुआ? डोंट वरी, मैंने कोई जासूस नहीं लगाया है आप सबके पीछे। अयांश बोला, आप पर जिसने अटैक किया था वो भी वही लोग थे। अमृता कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही और उनकी बात सुनती रही। अयांश बोला, मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, क्यों आए हैं, उन्हें हमसे क्या चाहिए?
बस इतना जानता हूँ कि इस बार मैं अपना कोई भी अपना इस सब में खोना नहीं चाहता। अमृता उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। अवन एक बार फिर चुप के गया तो इस बार अमृता बोली, क्या पहले भी कुछ हुआ था? उसकी बात सुन अयंत उसे देखते रहा, फिर आगे चांद को देखते हुए बोला, हम 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब भी ऐसे ही सब पर अचानक से हमले होने लगे और एक दिन मैंने उसे खो दिया। मैंने अपनी शिखा की खो दिया। अमृता की तरफ उसकी पीठ थी तो को उसका चेहरा या उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकती थी, पर वो उसकी आवाज़ में आए चेंज से बता सकती थी कि आंश शिखा के बारे में बोलते हुए कितना इमोशनल था। उसे समझ नहीं आया कि को क्या करे, पर वो कुछ सोचकर बोली, आप कहना चाहते हैं कि ये सब उन्हीं का किया है, मतलब वही लोग फिर से अटैक करवा रहे हैं? अयांश बोला, पता नहीं। अमृता बोली, अगर ऐसा है तो हमें पता करना होगा, क्योंकि अगर वो लोग वही है तो ये दुश्मनी बस 3 साल पहले की तो नहीं हो सकती। अयंश बोला, मतलब? अमृता बोली, मतलब ये कि आप ये वही है तो ये 3 साल से कहा थे, और दूसरा इन्होंने अब वापस से अटैक करना शुरू किया है, इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो, वरना कोई इस तरह से किसी के पीछे तो नहीं पड़ सकता। अयंश बोला, ठीक है पता करते हैं, मैं बस आपसे ये कह रहा था कि आप सतर्क रहे। अयंश बोला, मेरा मतलब उन्होंने सबसे पहले आप पर अटैक किया, मतलब उन्हें आपके बारे में अब तक कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि उनकी आप कर फिर से हमला करे। अमृता ने सिर हिलाकर हम कह दिया। कुछ देर इसी तरह बालकनी में रहने के बाद दोनों अंदर आए। अंदर आकर अन्य अपने स्टडी रूम में चला गया, वही अमृता वही अपना लैपटॉप खोलकर सोफे पर बैठ गई। कुछ 2 घंटे काम करने के बाद जब अयांश रूम में आया तो अमृता अभी भी काम ही कर रही थी। अयांश जानता था कि अभी घर संभलने और अंश और आशी की देख रेख में अमृता पूरा टाइम ऑफिस में नहीं दे पाती और इसीलिए उसे अपना काम रात में ही करना पड़ता है। वो उसे बिना डिस्टर्ब किए देखता रहा। थोड़ी देर में अमृता को प्यास लगी, उसने वही ग्लास में रखा पानी पिया और अयांश को देखा। वो उसे खड़ा देखकर बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अयांश बोला, वो हाँ, मेरा मतलब नहीं। अमृता बोली, क्या बोल रहे हैं आप, साफ साफ बोलिए ना। अयांश बोला, वो मैं कह रहा था कि आज आप भी बेड पर ही सो जाना, अंश और आशी रात में उठकर आपको ढूंढेंगे। अमृता ने हम कहा और अपने काम में लग गई। अयांश बेड के एक तरफ लेट गया और कुछ देर में सो गया। करीब 1 घंटे बाद अमृता का काम खत्म हुआ और उसने अपना सामान समेट कर रखा, फिर सामने बेड की तरफ देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ी, लाइट्स ऑफ की और बेड की दूसरी साइड पर लेट गई और साथ में लेटे अंश ने उसे हक कर लिया, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई और वो सो गई। आज अंश, आशी, अमृता और अयंश साथ में एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। अमृता और अयांश अंश और आशी से तो बहुत प्यार करते हैं, पर जरूरत है तो एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान से एक कदम आगे बढ़ने की। चैप्टर 34। सुबह का समय। सुबह आदत के अनुसार अमृता की नींद जल्दी खुल गई। वो आंखें मलते हुए उठने को हुई कि अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस कर उसने आसपास देखा। उसने देखा अंश उससे लिपट कर सो रहा है, वही आशी अयांश से लिपट कर सो रही थी। उसने प्यार से अंश और आशी के सी पर हाथ फिराया, फिर धीरे से उठकर अंश, आशी और अयांश को देखा। अयांश कोने में सो रहा था, आशी उसके साइड में सो रही थी, वही अंश आशी के साइड में सो रहा था। उसने तीनों को देखा, फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ तीनों को देखा, फिर अंश को धीरे से उठाकर अयांश के बगल में लेटा दिया। अंश का समसाने लगा तो अमृता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी जबान दांतों के बीच बंद कर लिया। फिर जब किसी की आवाज़ नहीं सुनी तो कुछ देर में उसने अपनी आंखें धीरे से एक आंख खोली। उसने देखा अंश अयांश से लिपटकर वापस सो गया है। उन्हें अपनी दूसरी आंख खोली और जबान मुंह के अंदर कर अपने फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल कर एक राहत की सांस ली। उसने अंश, आशी और अयांश को देखा और अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने पर उसे साइड टेबल पर अपना फ़ोन दिखा। उसने फ़ोन लिया, अनलॉक किया और अंश, आशी और अयांश की कई सारी पिक्स अपने फ़ोन में क्लिक कर ली। अंश, अयांश और आशी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। तीनों सोते हुए बिखरे बालों के साथ बहुत मासूम लग रहे हैं। फिर उसने अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखा और बालकनी में चली गई। बालकनी में आकर उसने देखा, बाहर हल्की रोशनी हो रही थी, मौसम अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अमृता ने अपनी आंखें बंद की, सामने कुछ सीन्स किसी रील की तरह चल रहे थे। एक औरत अपने आंसू पीछे हुए एक आदमी से बोल रही थी, आप समझ क्यों नहीं रहे, वो लोग हम तक पहुंच गए हैं, जल्द ही हमारी बेटी तक भी पहुंच जाएंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो आदमी बोला, तुम रो मत, मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम फिक्र मत करो, आज से ही उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। अगला सीन जिसमें वही औरत होती है और उसके साथ एक 12 साल की छोटी लड़की होती है। वो छोटी 12 साल की लड़की अपने सामने खड़ी औरत से कहती है, मम्मा प्लीज़ आप डेडा को बोलो ना कि वो अपने बॉडीगार्ड्स को मेरे पीछे पीछे घूमने से मना करे। वो औरत बोली, बेटा ये सब तुम्हारे साथ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। वो छोटी लड़की फिर से बोली, मम्मा प्लीज़ अगर सिक्योरिटी ही करनी थी तो उन्हें दूर रहकर करने को बोलो ना, जब देखो तब मेरे पीछे कुछ घूमते रहते हैं, उनकी हिटलर के जैसी खड़ूस शक्ल देखकर मुझसे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करता।
यहाँ तक कि जब कोई मुझसे बात करने या मुझसे मिलने आता है वो लोग उसे ऐसे घूर कर देखते हैं कि वो बेचारे डर कर भाग जाते हैं। उस औरत ने अपना सिर हिला दिया। वही उस छोटी सी 12 साल की लड़की ने ये देखकर वो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ये सब याद करके अमृता की बंद आंखों से एक आंसू का कतरा बह निकला, जिसे महसूस कर वो झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने आंसू पूंछकर खुद से कहती है, एक बार फिर से नहीं। वो अंदर आती है। अंश, आशी और अयांश को एक नज़र देखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अभी उसे गए कुछ ही देर हुई होगी कि अयांश की आंखें खुलने लगी। अयांश ने अपनी आंखें खोली और देखा उसके एक तरफ आशी सो रही थी और दूसरी तरफ अंश से रहे थे। दोनों उससे लिपट कर सोए हुए थे। उन दोनों को इस तरह अपने आप से लिपटा देख उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। वो इसी तरह बहुत देर तक ऐसे ही उन दोनों को देखता रहा। कुछ देर में अंश की नींद खुल गई। उसे उठता देख अंश ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। अंश उठता है और जब अपने आप को अयांश के पास देखता है तो बस उसे आंखें बड़ी बड़ी किए उसे घूरता रहता है। तभी उसे आशी की आवाज़ आती है, अंश भैया, किसी को ऐसे टुकुर टुकुर घूर कर देखना बैड मैनर्स होते हैं। अंश उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वही अयांश जो कब से उसे खुद को घूरता महसूस कर रहा था, उसकी हंसी छूट गई। उसको हंसता देख अंश और आशी उसे देखने लगे। अयांश को हंसता देख आशी भी हंसने लगी। अंश उन दोनों को खुद पर हंस देख बोला, आप दोनों बहुत बुरे हो, मुझे बात ही नहीं करना आप दोनों से। अंश ये बोल बेड से उतर गए और थोड़ा दूर जाकर अपने हाथ फोल्ड करके मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। अयांश और आशी ने अपनी हंसी कंट्रोल की, फिर उसे इस तरह देख सिर हिला दिया, फिर एक दूसरे को देखा और उठकर बेड पर बैठ गए। अयांश बोला, अंश। अंश कुछ नहीं बोला। आशी बोली, अंश भैया। अंश इस बार भी कुछ नहीं बोला। तभी वॉशरूम का गेट खुला और अमृता अपने लंबे बाल टॉवल से सुखाते हुए आई। रूम में आकर उसने जब आशी और अयांश को बेड पर बैठे देखा तब अमृता उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कंफ्यूज हो गई। फिर उसने नज़र घुमाकर अंश को इस तरह मुंह फुलाकर खड़ा देखा तो वो कुछ हद तक समझ गई कि क्या हुआ होगा। वही जब अंश, आशी और अयांश ने अमृता को देखा तो देखते ही रह गए। अमृता लगी इतनी प्रिटी रही थी। उसने आज एक सिंपल सी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहने थी और अपने गीले बालों पर टॉवल लपेट रखा था। अंश अमृता के पास आया और उसके पैरों को हग कर लिया। अमृता उसे इस तरह देख उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ पार्टनर, ऐसे क्यों खड़े थे, कुछ हुआ है क्या? ये बोल अमृता ने अंश को गोद में उठा लिया। अंश अमृता को अपने पास देख खुश हो गया और उसको हग करते हुए बोला, देखो ना पार्टनर, पापा और उनकी ये छोटी चुहिया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अमृता अयांश और आशी को देख बोली, आप दोनों मेरे पार्टनर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आशी उसकी बात सुन जल्दी से बोली, मामाशी ने कुछ नहीं किया, पापा अंश भैया पर हंस रहे थे। उसकी बात सुन अयांश आंखें फाड़े उसे देखने लगा। अमृता बोली, अच्छा जी, आप क्यों मेरे पार्टनर का मजाक उड़ा रहे हैं? अयांश बोला, वो। अमृता बोली, क्या वो? आप उठिए और जाए, फ्रेश नहीं होना आपको? अयांश उठकर जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंश अमृता को बोला, पार्टनर। अमृता उसके गाल पर माथे पर एक एक कर किस करते हुए बोली, डोंट माइंड बच्चे, वो बस ऐसे ही हंस रहे होंगे। यू नो ना पापा लव यू अ लॉट। अंश उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, हम, आई नो ही लव्स मी सो मच। उन दोनों की बातें सुन अंश मुस्कुरा दिया। वो जानता था जब से अमृता आई थी उसकी कोशिश हमेशा से यही रही थी कि अंश, आशी और उसके बीच दुरंत ना आए, इसीलिए जब भी तीनों झगड़ते या कोई शिकायत होती तो अमृता ही हर बार सब सॉर्ट करती थी। आशी ने जब उन दोनों को खुद को इग्नोर करते देखा तो वो रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, मम, अंश भैया ने आशी को चुहिया कहा। आशी इस हट। ये बोल उसने भी अपने गाल फुला लिए और हाथ फोल्ड करके आलती पालती मारकर बैठ गई। अमृता ने उसे देख फिर अंश को लाकर उसके पास बेड पर बिठाकर बोली, ओ, ये बोलकर उसके गाल पर भी किस कर दी और दोनों को एक साथ अपने गले लगाकर वो बोली, अब ठीक है? आशी खुश हो के बोली, हाँ अब बहुत अच्छा लगे है। उसकी बात अमृता की चेहरे स्माइल आ गई। वो जानती थी अमृता जब भी अंश को अटेंशन देती थी आशी ऐसे ही उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए नौटंकी करने लगती थी। हालांकि अंश और आशी को एक दूसरे से कोई जलन नहीं होती थी पर फिर भी वो दोनों बेवजह ही अमृता के अटेंशन के लिए लड़ते रहते थे। वही अंश ये सब देखकर अपने आप में मुस्कुरा कर बोला, हम, ये कभी नहीं सुधरेगी अपनी मम के लिए तो ये अपने पापा को भी फंसा सकती है। इन कुछ दिनों में ही अमृता उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी जिसके बिना जीना वो तीनों इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। फिलहाल अयांश अपना सिर झटक कर फ्रेश होने चला गया। अमृता भी दोनों बच्चों को उनके रूम में ले जाकर फ्रेश होने में हेल्प करती है। कुछ देर बाद वो उन्हें लेकर फिर से अयांश के रूम में आ जाती है। अयांश रूम में ही था। उसने आज एक सिंपल ब्लैक टी शर्ट के एक ब्लू जीन्स पहन रखा था। वो सोफे पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। उन दोनों को बेड पर बिठाने के बाद अमृता अपने बालों पर से टॉवल हटाया। उसके हल्के गीले काले लंबे बाल उसकी कमर से नीचे तक लहराने लगे। अमृता ने टॉवल सूखने के लिए डाली और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। आशी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ओ माय गॉड मम, आपके हेयर्स कितने बड़े हैं। अमृता उसे देखकर मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं और अपने बाल सूखने लगी।
आशी बोली, मम आप ओपन हेयर में कितनी ब्यूटीफुल लगती हो, आप प्लीज़ अपने हेयर्स ओपन रखो ना। वो कुछ बोलने को हुई कि अंश भी बोला, प्लीज़ पार्टनर आज रख लो हेयर ओपन, आप कितनी प्रिटी लग रही हो। ऐसे इस तरह दोनों जिद करने लगे तो अमृता बोली, अच्छा बाबा करूंगी ओपन हेयर, बस खुश। अंश और आशी खुश हो गए। अंश और आधी फिर नीचे अपनी दादी और अपने दादाजी के साथ खेलने का बोल के चले गए। उनके जाने के बाद अमृता ने अपने आप को आईने में एक बार फिर से देखा। आज उसने काफ़ी टाइम बाद अपने हेयर्स ओपन किए थे। तभी अचानक अयांश उसके पास आया और बोला, सच में अच्छी लग रही हो, ओपन ही रखा करो। अमृत उसके कंप्लेंट पर उसे देखती ही हेच रह गई। आज शायद पहली बार अयांश ने उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया था। वो उसे देखती ही रह गई। उतने में उसका फ़ोन जो बेड के पास साइड टेबल पर था वो वाइब्रेट करने लगा। वो बोली, वो फ़ोन, और ये बोल उसके फ़ोन उठाकर देखा तो वहाँ युग भाई फ्लैश हो रहा था। वो बोली, भाई का कॉल है, मैं अटेंड करके आती हूँ। अयंश ने सिर हिलाया। अमृता कॉल पिक करने के लिए बालकनी में चली गई। बालकनी में आकर उसने कॉल पिक किया। सामने से युग की आवाज़ आई, क्या कर रही हो। अमृता बोली, कुछ खास नहीं। युग बोला, ठीक हो। अमृता बोली, हम आप कैसे हैं, ठीक तो हो। युग तो डे से इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। वो बोला, हम अब तक तो ठीक हूँ, पर पता नहीं कब तक रहूँगा। अमृता बोली, क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो। युग बोला, तुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। तुझे सब पता था ना, तो मुझे क्यों नहीं बताया। चैप्टर 35। अमृता युग की बात सुनकर मुस्कुरा दी, पर फिर मासूम बनते हुए बोली, भाई आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। युग बोला, आहा ज़्यादा भोली मत बनो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुझे सब कुछ पहले से पता था ना। अमृता बोली, क्या पता था भाई, मुझे तो बहुत सी बातें पता होती है, आप उनमें से कौन सी बात की बात कर रहे हो। जब तक नहीं बताओगे मुझे कैसे पता होगा, क्लियरली बताओ ना, तब जाके तो मुझे कुछ समझ आएगा। युग बोला, अच्छा ठीक है, मेरी माँ मैं हारा तू जीती, चल अब सीधे से जवाब दे। अमृतक बोली, अब आए ना लाइन पर। चलिए ठीक है भाई, आप पूछो। युग बोला, तुम जानती थी ना कि मुमकिन में कोई उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अमृता बोली, भाई अगर कोई एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर एक है तो करने दीजिए। युग बोला, पर। अमृता बोली, भाई जस्ट चिल्ला, मरने दीजिए, जितने हाथ पैर मारना है उन्हें। इतना बोलकर उसने कॉल एंड कर दिया। युग अपने फ़ोन को देखकर बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता। आई नो कि तुम दिखा तो ऐसे रही हो डे से, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं जानता हूँ तुम्हें इस केस के रीओपन होने से फ़र्क भी पड़ता है और तुम्हारे पुराने और सबसे गहरे जख्म फिर खुल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयांश काफ़ी देर तक अमृता का इंतजार करता है, पर जब अमृत वापस नहीं आती तो अयांश खुद ही बालकनी में चला जाता है। बालकनी में अयांश देखता है अमृता बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी और ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी पीठ अयांश की तरफ थी। उसके बाल हल्की हवा के झोंकों से उड़ रहे थे। वो बस एक तक ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। अयांश को बहुत अजीब लग रहा था। आमतौर अमृता बहुत अलर्ट रहती थी। जरा सी आहट से भी अमृता का ध्यान उस तरफ चला जाता था। ये तक कि रात में भी अगर कोई हलचल होती तो अमृता झट से जाग जाती, पर अयांश के आने की आहट सुनकर भी न तो अमृता पलटी ना ही कोई रिएक्शन दिया। अयांश उसके पास आया और उसके ठीक बगल में खड़े होकर उसे देखा। वो अमृता को इस तरह देखकर बहुत शौक हो गया। अमृता की नीली आंखें, जिसमें हमेशा उम्मीद, हौसले, प्यार और दूसरों के लिए इज्जत होती हैं, आज उनके निराशा, दुख और आंसू थे जिन्हें वो बाहर नहीं आने से रोक रही थी। अयांश उसे इस तरह देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अमृता जी। अमृता ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखों से आंसू किसी झरने से बहते पानी की तरह बहने लगे। अयांश उसके आंसू देखकर बहुत परेशान हो गया। वो बोला, क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या। युग का फ़ोन था न, क्या कहा उसने। अमृता उसे इसी तरह देखती रही और उसके आंसू बस बहते रहे। अयांश से अब उसके आंसू देखे नहीं गए तो आगे बढ़कर उसे गले लगा किया और बोला, क्या हुआ है, देखिए आप बताएंगी नहीं तो मुझ कैसे पता चलेगा। अमृत उसके इस तरह गले लगाने से चौंक गई, उसके हाथ भी ऊपर ही रह गए। कुछ देर में जब अयांश को समझ आया कि उसने क्या किया तो वो तुरंत उससे दूर हुआ और उसे देखा। अमृता के आंसू बहना बंद हो गए थे, पर अब भी उसकी आंखों में आंसू थे। अयांश ने अमृत का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और उसके सामने टेबल पर बैठ गया। फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या हुआ है बताए ना। अमृता बिना कुछ रिएक्ट किए बस उसे देखती रही। अयांश बोला, देखिए कुछ बोलिए ना प्लीज़। अमृता उसे देख धीमी आवाज़ में बोली, कोई मेरे अतीत के वो पन्ने खोलने की कोशिश कर रहा है जिनमें मेरी सबसे बुरी यादें हैं। मुझे लगा मैं अपने अतीत की यादों आ चुकी हूँ। पता है मैंने युग भैया के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया, पर मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है। अयांश उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर अतीत में बुरी यादें हों तो कई अच्छी यादें भी होंगी। और आप ही तो कहा करती है, याद करना है तो अच्छी यादें करो, बुरी यादों को याद कर सिर्फ दर्द मिलता है। अमृता उसे देखकर हाँ ने सिर हिला देती है। अयांश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, आपने आज ये सब याद क्यों किया। हम जानते हैं सिर्फ युग की कुछ बातें आपको इस तरह ट्रिगर नहीं कर सकती।
सच सच बताइए कि हुआ क्या है। अमृता बोली, वो बस इन हादसा की वजह से कुछ कड़वी यादें याजक हो है थी इसलिए। अयांश इसे देखकर बोला, हम ठीक है चलिए अब अपने आप चलिए आंसू, वरना अयांश और आशी ने देख लिया तो दोनों मेरी क्लास लगा देंगे। वैसे तो मेरे ही बच्चे ही, पर आपकी बात आने पर वो दोनों मुझे भी छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर अमृता अपने आंसू पूंछ के हंसने लगी। अयांश बोला, हम ये हुई ना बात, चलिए नीचे पापा बुला रहे हैं। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। अमृता बस उसे देखती ही रह गई। विवेक का रूम। विवेक बहुत गुस्से से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उनकी पूरी डिटेल चाहिए। एक एक डिटेल, छोटी से छोटी खबर। समझ गए न? सामने से फोन पर किसी ने कुछ कहा, फोन कट गया और विवेक अपने आप से बोला, आई प्रॉमिस मैं आपके कातिलों का पता लगा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। पर फिलहाल तो मुझे अमृता से मिलना होगा, वही मुझे आगे की लीड से सकती है। चैप्टर 36। फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बोला, लेकिन लीड तो तब मिलेगी न जब मैं अमृता से बात कर पाऊंगा। पहले ही मीटिंग में किया गया मजाक इतना भारी पड़ेगा सोचा नहीं था। पर जो भी हो मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर अयांश ने ऐसा क्यों कहा कि अमृता मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा सकती है। और अगर अमृता मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा सकती है तो वो कैसे? क्या उसका कोई रिलेशन है उन सब चीज़ों से? ओ गॉड, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंधेरे कमरे में कि सारे काले, कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ लंबे, कुछ बटके गुंडे खड़े थे, जिनमें सबसे आगे वही टकला मोटा काला सा आदमी था। उन सब के सामने उन गुंडों का बॉस खड़ा था। गुंडों का बॉस बोला, बोलो क्या खबर है? वो टकला कला मोटा आदमी बोला, भाई वो आज सिंघानिया हाउस में से कोई भी अभी तक बाहर नहीं आया है। बॉस कुछ सोचते हुए बोला, बाहर नहीं निकले? ऐसा क्या कर रहे होंगे सबके सब अंदर? जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है इन सब में। वो टकला मोटा काला आदमी बोला, क्या भाई इसमें इतना सोचने का क्या है? बॉस उस गुंडे से बोला, इधर आ बे। वो टकला मोटा काला गुंडा उसके पास आया और बोला, हाँ भाई। बॉस उसके कंधे पर अपनी कोनी टिकाते हुए बोला, नाम क्या है तेरा टकले? वो टकला थोड़ा हंसते हुए बोला, वो भाई अपन बदनाम है। बॉस उसके कंधे से हाथ हटाकर उसे देखते हुए बोला, हाँ वो तो ठीक है, हमारे धंधे में तो हर किसी का नाम बदनाम है, पर तुम्हारा नाम क्या है? वो टकला बोला, नहीं भाई अपन का मतबल है, मेरा नाम इस बदनाम है। बॉस बोला, हाँ टकले समझ गया कि तेरा नाम बहुत बदनाम है, पर अभी ये बता कि तेरा नाम क्या है, तेरी अम्मा ने कुछ तो रखा होगा। वो टकला इस बार रोते हुए बोला, भाई अपन का नाम ईच बदनाम है, हमारी अम्मा नहीं थी तो हमने रख लिया, चाहे तो आधार कार्ड देख लो। बॉस बोला, अच्छा मतलब तेरा नाम बदनाम है। फरिया ने बाकी के गुंडों की तरफ देखा तो बाकी सब ने अपनी मुंडी हाँ में हिला दी और उनमें से एक बोला, हाँ भाई ये सही बोल रहा है, इसका नाम बदनाम है, इसके आधार कार्ड में भी एक है। बॉस बोला, अच्छा ऐसा है क्या, ये टकला बदनाम है? उसकी बातें उनकर सभी हंसने लगे। वी बदनाम उन सबको देखने लगा। कोई बात नहीं टकले, चल ये बता कि तू कह रहा था कि इसमें सोचने की क्या बात है? बदनाम बोला, हाँ भाई इसमें सोचने की क्या बात है? बॉस बोला, मतलब तुझे पता है को वहाँ क्या चल रहा है? टकला बदनाम अपनी कॉलर ऊपर करते हुए खुद पर इतरा कर बोला, हाँ भाई। बॉस बोला, तो चल बता क्या चल रहा है? उन सिंगनियास के घर चल रहा है, वो सारे के सारे घर में क्या कर रहे होंगे? बदनाम बोला, भाई सिंपल है, वो सब ना अभी सो रहे होंगे। बॉस उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे तो वो आगे बोले, भाई आज संडे है, आज रविवार है, ना बोले तो हॉलीडे होगा सबका, तो सब घर पर ही होंगे ना। बॉस बदनाम हुए टकले पर एक तपली बजते हुए कहता है, टकले ज़्यादा दिमाग मत चला वरना तेरा ये जंग लगा हुआ इंजन परमानेंट बंद हो जाएगा। फिर सब की तरफ देखकर पता करो कि घर के अंदर क्या चल रहा है। सिंघानिया हाउस हॉल में अंश और आशी खेल रहे थे। सुहानी भाभी, विशाल भैया, हर्षवर्धन जी और गायत्री जी भी वहीं पर थे। कुछ देर में अयांश, साहिल और विवेक नीचे आ गए। गायत्री जी अयांश से बोली, अयांश अमृता कहाँ है? वो नीचे क्यों नहीं आई? अयांश बोला, माँ वो बस आती ही होंगी। कुछ देर में अमृत भी आ गई। गायत्री जी स्वा को देखकर बोली, आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि आज हम अब साथ में मंदिर जा रहे हैं। फिर अयांश की तरफ देखकर कहती है, और हम कोई ना नुकुर ये कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहते हैं। कोष्टक, चलिए जाइए सब, कुछ देर में तैयार होकर आइए, मंदिर दूर है, निकलना है कुछ देर में, और हाँ किसी को कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं है। साहिल बोला, पर माँ खाना क्यों नहीं खा सकते? आई मीन मंदिर का या फिर भगवान का, हमारे खाने या ना खाने से क्या कनेक्शन? गायत्री जी ने उसे आंखें दिखाई तो वो तुरंत बोलने लगा, हाँ क्यों नहीं, हम सब भूखे रहेंगे और मंदिर से आने के बाद ही कुछ खाएंगे। सब उसकी हालत पर मन ही मन हंसने लगे। सभी जानते थे कि साहिल खाने का शौकीन है और उसके लिए भूखा रहना और खाने से दूर रहना सबसे बड़ी पनिशमेंट है। बाकी सब अपने अपने रूम में चले गए। नीचे सिर्फ गायत्री जी, हर्षवर्धन जी और अयांश थे। अयांश बोला, पापा इस तरह के हालात में भी आप सबको मंदिर लेकर जाना चाहते हैं? हर्षवर्धन जी बोले, अयांश अभी हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
पर हम इतना जानते हैं कि बाहर हम पर नज़र रखने की के लिए गुंडे हैं, तो अगर हम सब बाहर जाएंगे तो हमारे बॉडीगार्ड के मौका मिल जाएगा उन सबको पकड़ने का। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। अयंश ने उसकी बात पर सिर तो हिला दिया, पर शायद वो अब भी इस सबसे सहमत नहीं था। अयंश भी अपने रूम की तरफ निकल गया। अयांश का रूम। अमृता ने वहां पहुंचते ही किसी को कॉल किया। सामने से किसी ने कहा, हेलो मैडम, आज हमारी याद आपको कैसे आ गई? अमृता सीरियस ट्यून में बोली, रॉबर्ट, वे वो हमला जरूर करेंगे, लेकिन एक भी इंसान को के सीरियस, बिकॉज आई एम नॉट इन मूड। सामने से रॉबर्ट ने कहा, जी कहिए क्या हुआ, कैसे एक किया? अमृता बोली, आज पूरी सिंघानिया फैमिली मंदिर जा रही है। वो लोग इस मौके को कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। आप ध्यान रखना, एक भी इंसान को चोट भय आनी चाहिए। सामने से कोई यस मैडम बोलकर कॉल एंड कर देता है। अमृता अपना फ़ोन अपने हाथ में घूमते हुए बोली, अब देखती हूँ तुम सब बाहर कैसे नहीं आते। चैप्टर 37। अमृता ऊपर रूम में आती है, अपना फ़ोन ढूंढती है, फिर उसमें एक नंबर डायल करती है। सामने से कोई कॉल पिक करता है और अमृता के बोलने का इंतजार किए बिना ही कहता है, हेलो मैडम, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज आपने हमें याद किया? अमृता अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है और फिर आंखें एक खोलकर कहती है, इनफ रॉबर्ट, आई एम नॉट इन मूड, सो बी सीरियस अदरवाइज। उसकी बात सुनकर सामने से रॉबर्ट की सीरियस आवाज़ आती है, यस बॉस बोलिए। अमृता कहती है, आज पूरी सिंघानिया फैमिली मंदिर जा रही है। आई एम डैम श्योर कि जो कोई भी इन पर अटैक कर रहा है वो जरूर सामने आएगा। वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गंवाने की गलती नहीं करेगा। आज रेडी रहना, घर में से किसी को भी कोई चोट नहीं वानी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, वो लोग हाथ से न निकले, उन्हें पकड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बोला, और बॉस हो जाएगा, मैं टीम रेडी करने के लिए बोलता हूँ। अमृता बोली, हम। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फ़ोन अपने हाथ में घुमाते हुए बोलती है, अब देखते हैं कहाँ जाते हो तुम हमसे बचकर। इतना बोलकर वो उस रूम से निकलकर अंश और आशी के रूम में चली जाती है। करीब 1-1.5 घंटे के बाद विशाल भैया, सुहानी भाभी, हर्षवर्धन जी, गायत्री जी, अंश, साहिल और विवेक हॉल में आते हैं। जब वो सब अमृता, अंश और आशी को नहीं देखते हैं तो उनका वेट करने लगते हैं। कुछ देर में उन्हें अंश, आशी और अमृता सीढ़ियों से आते हुए दिखते हैं। अंश ने एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था, जिसे देख सभी की नज़र अंश की ट्रक चली गई क्योंकि उसने भी सेम आउटफिट कैरी किया था। वही आशी ने रेड कलर के फ्रॉक पहनी थी। एंड लास्ट बट नॉट थे लिस्ट, अमृत ने एक लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी जिस पर लाइट वाइटेड सिल्वर जन की ज्वेलरी कैरी करी थी। और सबसे बड़ी बात, आज शायद शादी के बाद पहली बार अमृता ने अपने बाल खोल कर रखे थे। उसकी मांग में आज सिंदूर भरकर लगाया हुआ था, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। आज अमृता सच में एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। सभी की नज़र तीनों पर टिक गए। सुहानी भाभी ने सबसे पहले रिएक्ट करते हुए कहा, अमृता, ये सच में तुम हो? वो आगे कुछ बोलती कि अमृता बीच में टिकते हुए बोली, भाभी देखिए न, ज़्यादा ही पहन लिया ऐसा लग रहा है ना। और ये बाल इन्हें ऐसे कोई खोलता है क्या? देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है। सुहानी भाभी बोली, अरे नहीं अमृता, तुम बहुत अच्छी लगती हो, और खुले बालों में तो सच में बहुत अच्छी लगती हो। अमृता बोली, सच में? तो इसके जवाब में सुहानी भाभी के साथ ही गायत्री जी ने भी कहा, हाँ सच में। अमृता उनकी बात पर मुस्कुरा दी। वही अंश और आशी मुंह बनाते हुए एक साथ बोले, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं दादी? गायत्री जी उन दोनों की दूर से ही नज़र उतारते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उन्होंने अयांश की तरफ देखकर कहा, अयांश जा और जाकर उन तीनों के पास खड़े हो जा। अयांश बोला, पर क्यों माँ, हमें तो मंदिर जाना है ना। गायत्री जी बोली, हाँ जाना तो है, पर अभी तुम जाकर उन तीनों के साथ में खड़े रहो। अयंश उनकी बात मानते हुए जाकर अमृता, अंश और आशी के पास खड़ा हो गया। फिर गायत्री जी बोली, साहिल जाओ और जाकर कैमरा लेकर आ। आज का दिन यादगार हो जाएगा। ऐसे भी काम के चक्कर में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी साथ में वक्त बिताने को वक्त ही नहीं मिलता। साहिल जाते हुए बोला, हाँ माँ अभी लाया। साहिल जाकर कैमरा लाया और फिर अंश, आशी, अमृता और अयांश की कुछ फ़ोटोज क्लिक की, फिर फैमिली फ़ोटोज क्लिक की जो किसी सर्वेंट ने क्लिक करी। फोटो सेशन के बाद सभी ढेर सारी गाड़ियां और बॉडीगार्ड लेकर मंदिर के लिए निकल गए। एक गाड़ी में गायत्री जी और हर्षवर्धन जी थे, गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और साथ ही एक बॉडीगार्ड भी था। दूसरी गाड़ी में सुहानी भाभी, विशाल भैया और साहिल थे। वैशाल भैया ड्राइव कर रहे थे और सुहानी भाभी उनके पास पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वही तीसरी गाड़ी में अंश, आशी, अमृता, अयांश और विवेक थे। गाड़ी अंश ड्राइव कर रहा था, विवेक उसके पास पैसेंजर सीट ला बैठा था और पीछे अमृता अंश और आशी के साथ बैठी थी। जैसे ही गाड़ियों का खलीफा रवाना हुआ, तुरंत बाहर खड़े एक आदमी ने, जो वहाँ कूड़ा साफ कर रहा था, उनने किसी को कॉल किया और बोला भी वो लग निकल गए हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड साथ में है। सामने से बात करने वाला आदमी बॉस था उन गुंडों का। वो बोला ठीक है और कॉल कट दिया। उसका कॉल कटने के बाद वो बॉस बोला, सरकार वो सब निकल गए हैं।
सरकार बोला, जाने दो, आज मैं उन सब पर ऐसा हमला करूंगा ना कि सबके सब घर से निकलने से भी डरेंगे। उनकी जिंदगी अब डर के साए में लटेगी। ये बोल वो शैतानों की तरह हंसने लगा। थोड़ी देर बाद सभी मंदिर पहुंच गई। मंदिर में गाड़ियां रुकी और सभी एक एक कर ले उतरे। सभी उतरकर साथ में खड़े हुए। फिर पूछा कि थाल और बाकी सारी पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के अंदर गए। अयांश कामकार मंदिर में सभी गए थे। अयांश बाकी के बॉडीगार्ड के साथ ने रुका हुआ था। चैप्टर 38। अमृता ऊपर रूम में आती है, अपना फ़ोन ढूंढती है, फिर उसमें एक नंबर डायल करती है। सामने से कोई कॉल पिक करता है और अमृता के बोलने का इंतजार किए बिना ही कहता है, हेलो मैडम, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज आपने हमें याद किया। अमृता अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है और फिर आंखें एक खोलकर कहती है, इनफ रॉबर्ट, आई एम नॉट इन मूड, सो बी सीरियस अदरवाइज। उसकी बात सुनकर सामने से रॉबर्ट की सीरियस आवाज़ आती है, यस बॉस बोलिए। अमृता कहती है, आज पूरी सिंघानिया फैमिली मंदिर जा रही है, आई एम डैम श्योर कि जो कोई भी इन पर अटैक कर रहा है वो जरूर सामने आएगा। वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गंवाने की गलती नहीं करेगा। आज रेडी रहना, घर में से किसी को भी कोई चोट नहीं वानी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, वो लोग हाथ से न निकले, उन्हें पकड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बोला, और बॉस हो जाएगा, मैं टीम रेडी करने के लिए बोलता हूँ। अमृता बोली, हम। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फ़ोन अपने हाथ में घुमाते हुए बोलती है, अब देखते हैं कहाँ जाते हो तुम हमसे बचकर। इतना बोलकर वो उस रूम से निकलकर अंश और आशी के रूम में चली जाती है। करीब 1-1.5 घंटे के बाद विशाल भैया, सुहानी भाभी, हर्षवर्धन जी, गायत्री जी, अंश, साहिल और विवेक हॉल में आते हैं। जब वो सब अमृता, अंश और आशी को नहीं देखते हैं तो उनका वेट करने लगते हैं। कुछ देर में उन्हें अंश, आशी और अमृता सीढ़ियों से आते हुए दिखते हैं। अंश ने एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था, जिसे देख सभी की नज़र अंश की ट्रक चली गई क्योंकि उसने भी सेम आउटफिट कैरी किया था। वही आशी ने रेड कलर के फ्रॉक पहनी थी। एंड लास्ट बट नॉट थे लिस्ट, अमृत ने एक लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी जिस पर लाइट वाइटेड सिल्वर जन की ज्वेलरी कैरी करी थी। और सबसे बड़ी बात, आज शायद शादी के बाद पहली बार अमृता ने अपने बाल खोल कर रखे थे। उसकी मांग में आज सिंदूर भरकर लगाया हुआ था, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। आज अमृता सच में एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। सभी की नज़र तीनों पर टिक गए। सुहानी भाभी ने सबसे पहले रिएक्ट करते हुए कहा, अमृता, ये सच में तुम हो। वो आगे कुछ बोलती कि अमृता बीच में टिकते हुए बोली, भाभी देखिए न, ज़्यादा ही पहन लिया ऐसा लग रहा है ना, और ये बाल इन्हें ऐसे कोई खोलता है क्या, देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है। सुहानी भाभी बोली, अरे नहीं अमृता, तुम बहुत अच्छी लगती हो, और खुले बालों में तो सच में बहुत अच्छी लगती हो। अमृता बोली, सच में? तो इसके जवाब में सुहानी भाभी के साथ ही गायत्री जी ने भी कहा, हाँ सच में। अमृता उनकी बात पर मुस्कुरा दी। वही अंश और आशी मुंह बनाते हुए एक साथ बोले, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं दादी? गायत्री जी उन दोनों की दूर से ही नज़र उतारते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उन्होंने अयांश की तरफ देखकर कहा, अयांश जा और जाकर उन तीनों के पास खड़े हो जा। अयांश बोला, पर क्यों माँ, हमें तो मंदिर जाना है ना। गायत्री जी बोली, हाँ जाना तो है, पर अभी तुम जाकर उन तीनों के साथ में खड़े रहो। अंश उनकी बात मानते हुए जाकर अमृता, अंश और आशी के पास खड़ा हो गया। फिर गायत्री जी बोली, साहिल जा और जाकर कैमरा लेकर आ, आज का दिन यादगार हो जाएगा। ऐसे भी काम के चक्कर में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी साथ में वक्त बिताने को वक्त ही नहीं मिलता। साहिल जाते हुए बोला, हाँ माँ अभी लाया। साहिल जाकर कैमरा लाया और फिर अंश, आशी, अमृता और अयांश की कुछ फ़ोटोज क्लिक की, फिर फैमिली फ़ोटोज क्लिक की जो किसी सर्वेंट ने क्लिक करी। फ़ोटो सेशन के बाद सभी ढेर सारी गाड़ियाँ और बॉडीगार्ड लेकर मंदिर के लिए निकल गए। एक गाड़ी में गायत्री जी और हर्षवर्धन जी थे, गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और साथ ही एक बॉडीगार्ड भी था। दूसरी गाड़ी में सुहानी भाभी, विशाल भैया और साहिल थे। वैशाल भैया ड्राइव कर रहे थे और सुहानी भाभी उनके पास पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वही तीसरी गाड़ी में अंश, आशी, अमृता, अयांश और विवेक थे। गाड़ी अंश ड्राइव कर रहा था, विवेक उसके पास पैसेंजर सीट ला बैठा था और पीछे अमृता अंश और आशी के साथ बैठी थी। जैसे ही गाड़ियों का खलीफा रवाना हुआ, तुरंत बाहर खड़े एक आदमी ने जो वहाँ कूड़ा साफ कर रहा था, उनने किसी को कॉल किया और बोला भी वो लग निकल गए हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड साथ में है। सामने से बात करने वाला आदमी बॉस था उन गुंडों का। वो बोला, ठीक है, और कॉल कट दिया। उसका कॉल कटने के बाद वो बॉस बोला, सरकार वो सब निकल गए हैं। सरकार बोला, जाने दो, आज मैं उन सब पर ऐसा हमला करूंगा ना कि सब के सब घर से निकलने से भी डरेंगे। उनकी जिंदगी अब डर के साए में लटेगी। ये बोल वो शैतानों की तरह हंसने लगा। थोड़ी देर बाद सभी मंदिर पहुंच गई। मंदिर में गाड़ियां रुकी और सभी एक एक कर ले उतरे। सभी उतरकर साथ में खड़े हुए। फिर पूछा कि थाल और बाकी सारी पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के अंदर गए। अयांश कामकार मंदिर में सभी गए थे। अयांश बाकी के बॉडीगार्ड के साथ ने रुका हुआ था।
चैप्टर 39। गाड़ियों का खलीफा मंदिर पहुंचा। सभी घर वाले गाड़ियों से बाहर आए। जेड, गायत्री जी, सुहानी भाभी और अमृत ने अपना पल्लू सिर पर लिया और पूजा की थाली जो वो घर से लेकर आए थे उसे अपने हाथ में ले लिया। सभी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं कि गायत्री जी अयांश को देखकर कहती है, अयांश तुम भी चलो मंदिर के अंदर। ऐसे भी तुम बाहर क्या करोगे अकेले? अयांश बोला, माँ प्लीज़ मैं यहाँ तक सिर्फ आपके कहने पर आया हूँ। आप सब के लिए आया हूँ, पर अंदर आने के लिए मत कहिए, आप सब जानती है फिर भी प्लीज़ मुझे अंदर आने को मत कहिए, आप जानती है कि मैं आपको माना नहीं कर सकता। गायत्री जी ने उसे देखा और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अयांश यही बॉडीगार्ड के साथ बहुत रुका और सभी अंदर आए। अमृता अंश और आशी के साथ चल रही थी। अमृता ने उन दोनों को महादेव की मूर्ति के सामने खड़ा किया और खुद पूजा की थाल पंडित जी को दे दी। गायत्री जी और सुहानी भाभी ने भी अपनी अपनी पूजा की थाली पंडित जी को दे दी। देर कुछ दूर खड़े होकर प्रार्थना करने लगते हैं। अमृता अंश और आशी को देखती है जो मंदिर का हर कोना अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे, जिससे साफ बात चल रहा था कि उन दोनों को ज्यादातर ऐसी जगहों पर लेकर जाया नहीं जाता था। सच कहे तो अमृता को पहले से पता था कि उन दोनों को ज्यादा बाहर विजिट करने को नहीं मिलता है, और जब भी दोनों बाहर जाते हैं तो वो जगह या तो कोई प्ले गार्डन होता हो या फिर कोई पार्क। अमृता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और उन दोनों के सामने घुटनों के बाल बैठकर दोनों के एक एक हाथ पकड़ के कहती है, अंश, आशी, ये महादेव है, ये भगवान है, इनसे जो भी विश मांगोगे वो विश पूरी ही जाएगी। तो अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और विश मांगिए। अंश बोला, पार्टनर की सच में हमारी सारी विश पूरी हो जाएंगे। अमृता बोली, हाँ बिल्कुल, आपको जो भी मांगना है सच्चे दिल से मांगिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। आशी बोली, मम सच्चे दिल से कैसे विश मांगते हैं? उसकी बात पर अमृता को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, बच्चे सच्चे दिल से मांगने के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए ऐसे। इतनी कह वो करके बताती हूँ। दोनों को एक बार देखकर वो शिवजी की मूर्ति की तरफ मुड़ती हैं और हाथ जोड़कर अपनी आंखों से उन्हें भी ऐसे ही करने का इशारा करती हैं। अंश और आशी ने भी अमृता को फॉलो करते हुए उसी की तरह हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। बाकी सभी भी आंखें बंद कर कौन परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। विवेक ये सब कुछ देख रहा था, उसके मन में कुछ चल रहा था। अंश अपने मन में बोला, भगवान जी, पार्टनर ने बोला था कि आपसे जो कुछ भी विश मांगो आप हमारी वो विश पूरी करते हो, आप मेरी भी विश पूरी करोगे ना? मैं जानता हूँ मेरे पापा आपसे गुस्सा है, मैं भी आपसे गुस्सा था, आपसे ही नहीं मैं तो सबसे गुस्सा था, दादाजी, दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, साहिल चाचू, पापा और आशी से भी। पर फिर पार्टनर आई, उन्होंने मुझसे दोस्ती की, मेरे पापा की और मेरी भी दोस्ती करवा दी, आशी से भी मेरी बट्टी करवा दी, और अब तो मैं आपसे भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं ना गुड बॉय बन के रहूँगा, कभी भी कोई शैतानी नहीं करूँगा, अपने सारे टॉयज भी आपको दे दूंगा और पापा से जिद भी नहीं करूँगा। बस आप कभी मेरी पार्टनर को कभी मुझसे दूर मत करना, आपको पता है वो बहुत स्वीट है, प्लीज़ उन्हें हमेशा मेरे पास ही रखना ना, प्लीज़ गॉड जी। वही आशी अपने मन में बोली, गॉड थैंक यू सो मच, आपने मेरी विश पूरी करी, मुझे मेरी मम दे दी। पता है जब से मम आई है तब से मुझे अंश भैया भी वापस मिल गए। अंश भैया ने मुझसे बात की, मम के पास सच्ची में मैजिक है, थैंक गॉड जी आपने मम को मेरे पास भेजा। अमृता अपने मन में बोल रही थी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें उतना अच्छा आशीर्वाद दिया, हम अपने आप से वादा करते हैं कि कभी इस परिवार पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। बस आप से आज तक हमारा साथ देते आया है वैसे ही हमेशा हमारे साथ देते रहना। उन तीनों ने आंखें खोली। अमृता अंश और आशी के साथ वही रुकी और सुहानी भाभी, विशाल भैया और गायत्री जी मंदिर को दूसरी साइड चले गए। कुछ देर में बाकी स्वा को मंदिर के दूसरी तरफ कुछ हलचल सुनाई दी, कुछ लोग चिल्ला रहे थे। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर्षवर्धन जी बोले, हम देखते हैं, आप यही रहना। विवेक बोला, नहीं अंकल आप अकेले मत जाए, मैं भी आता हूँ आपके साथ। हर्षवर्धन जी ने है कहा और दोनों उस तरफ चले गए। अब सहित अमृता, अंश और आशी ही बचे थे। तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी, साथ ही भगदड़ मच गई। सभी लोग मंदिर आ बाहर की तरफ भागने लगे। उस आवाज को सुनकर अमृता और साहिल ने एक दूसरे को देखा। साहिल बोला, भाभी लगता है कुछ हुआ है, आप अंश और आशी को लेकर बाहर जाओ, मैं देखता हूँ। अमृता कुछ बोलती कि साहिल भी उस तरह चले गया। अमृता ने अंश और आशी को देखा, दोनों कुछ डरे हुए लग रहे थे। अमृता अपने घुटनों के बाल बैठ गई और अंश और आशी को देखते हुए बोली, आप दोनों को डराने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना आप दोनों के साथ, और आप दोनों तो बहुत ब्रेव हो ना। अंश और आशी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। या तो अमृता दोनों के एक एक गाल पर हाथ रखकर कहती है, अच्छा ठीक है तो एक काम करते हैं, हम तीनों को छुपन छुपाई खेलना है। अंश और आशी एक साथ बोले, छुपक छुपाई। अमृता ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो उठी और दोनों को शिव जी की मूर्ति के पास लेकर गई। फिर उन दोनों की तरफ देखा और बोली, बच्चा मैं या फिर घर में से कोई भी मेंबर जब तक आपको यहाँ से बाहर आने को न भी कहता तब तक आप दोनों यहीं पर छुपे रहोगे।
औक, अंश और आशी ने औक कहा और शिव जी की मूर्ति के पीछे जो थोड़ी सी छुपने की जगह थी यह घुस गए। वही अमृता ने अपने तरफ बढ़ते कदमों की तरफ ध्यान दिया। वो आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उसे उल्टी डायरेक्शन में एक पिलर के पीछे चली गई। चैप्टर 41। अमृता ने देखा कि कई सारे टपोरी डे से दिखने वाले गुंडे वहां आ रहे हैं और उन्होंने सुहानी भाभी, विशाल भैया, हर्षवर्धन जी, गायत्री जी, साहिल और विवेक के सिर पर गन पॉइंट कर रखी थी। ये देख अमृता कुछ हद तक घबरा गई। उनमें से एक गुंडा जिसने हर्षवर्धन जी के सिर पर गन पॉइंट की था बोला, ए बता कहाँ है तेरी बहू और पोता पोती। हर्षवर्धन जी कुछ नहीं बोल तो दूसरे गुंडे ने जिसने गायत्री जी पर गन पॉइंट कर रखी थी उसने गन के ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहता है कहाँ बोलता है कि उड़ा दूँ इस बुढ़िया का भेजा। हर्षवर्धन जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं नहीं देखो तुम गलत कर रहे हो। हर्षवर्धन जी पर गन पॉइंट करने वाला गुंडा बोला, ए तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या जो अपने हाथ पैर चला रहा है। वो गुंडा बाकी सारे गुंडों को देखते हुए बोला, इन्हें लेकर चलो, बॉस और सरकार आ ही रहे होंगे वही बताएंगे इनका क्या करना है। सभी गुंडों ने हाँ में सिर हिलाया और मंदिर से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वही अमृता जो पिलर के पीछे से ये सब कुछ देख और सुन रही थी वो इतना तो समझ गई कि ये कोई प्रोफेशनल नहीं थे, बस कुछ छोटे मोटे टपोरी गुंडे थे जो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। शायद उन्हें तो ये भी पता ना हो कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड ही कौन है। अमृत ने कुछ सोचा कर एक मैसेज टाइप किया और 2 नंबर्स पर भेज दिया। फिर पिलर से हल्का सा झांक कर देखा तो वो गुंडे सीढ़ियों पर दिखाई दिए। वो वापस से पिलर के पीछे हो गई और वहां से शिव जी की मूर्ति के पीछे देखा जहां अंश और आशी थे। वो चाहती तो अभी जाकर उन गुंडों के सामने खड़ी जो जाती, पर अभी उसे अपनी जान से ज्यादा अंश और आशी की जान की परवाह थी। वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो ये गुंडे उसे घर वालों को गन पॉइंट पर रखकर धमकी देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। खैर गुंडे बाहर गए। बाहर जाकर देखा तो वहां का नज़ारा देखने लायक था। अमृता उनके बाहर निकलने के बाद बाहर आई और शिव जी की मूर्ति के पीछे से अंश और आशी को बाहर निकाला। आशी रिवासी होकर बोली, मम वो सब उनको ले गए। अंश बोला, पार्टनर अब हम क्या करें, हमें उनको बचाना है। अमृत कुछ सोचकर दोनों को एक साथ गले से लगाते हुए कहती हैं, आप दोनों बिल्कुल भी डरो मत, मैं हूं ना, आई प्रोमिस सब ठीक हो जाएगा। वही जब गुंडे बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वी वहां अयांश अकेले खड़ा था और पूरी जगह जहां पहले तक भगदड़ मची हुई थी वो जगह खाली थी, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। उसे देखते ही सभी गुंडों ने अपनी अपनी गन पर पकड़ कस दी। अयांश ने सभी गुंडों को ध्यान से देखा, फिर एक बार अपने पूरे परिवार को उन सबके आंखों में डर दिख था। अयांश ने सबको आंखों ही आंखों में सांत्वना दी। उन गुंडे में सबसे आगे खड़ा बदनाम बोला, ए हीरो अपनी जगह से हिलना भी मत वरना अपन तेरे पूरे परिवार का भेजा एक साथ में उड़ा डालेगा। अयांश बोला, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर भी क्या सकता हूँ, आप लोग इतने सारे और मैं अकेला। बदनाम बोला, मतलब तू कुछ नहीं कर रहा है। अयांश बोला, नहीं। बदनाम बोला, सच में। अयांश अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर बोला, हाँ मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपने तो मेरी पूरी फैमिली को अपने पास रखा है। बदनाम बोला, हाँ ठीक है ठीक, ऐसे ही खड़ा रह, हमारे बॉस आकर देखेंगे कि तुम सबका क्या करना है। तभी एक दूसरा गुंडा जिसने सुहानी भाभी के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी वो बोला, ए जा जाकर अपनी बीवी को लेकर आ, नहीं तो मैं इस औरत का भेजा उड़ा दूंगा। ये बोलकर वो अपनी गन का प्रेशर सुहानी भाभी के सर पर बढ़ा देता है। सुहानी भाभी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। वो सब अयांश के पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ अमृता खड़ी होती है। अमृता धीमे कदमों से उन सब के पास आती है और कहती है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करिए। सभी गुंडे को उसकी आवाज़ सुनकर लगता ही कि अमृता डर गई और वही सोचकर सभी गुंडे हंसने लगते हैं। कुछ देर के बाद सभी गुंडे अब भी वही खड़े थे, सारे घर वाले अयांश और अमृत के साथ उनकी दूसरी तरफ खड़े थे। तभी एक साथ कई गाड़ियों के आने की आवाज़ आई और एक एक करके कई सारी न्यू मॉडल वाली कार आकर रुकी। उनमें से पहले कुछ 8 बॉडीगार्ड बाहर आए, फिर उनमें से एक ने गुंडों के बॉस के लिए दरवाज़ा खोला तो गुंडों का बॉस बाहर आया। हर्षवर्धन जी के एक्सप्रेशन सरकार को देखकर बहुत अजीब हो गए थे। सरकार और गुंडों का बॉस दोनों बड़ी शान से बॉडीगार्ड के आगे चलते हुए आए और गुंडों और सिंघानिया फैमिली के साइड में खड़े हो गए। पर जब उन्होंने गुंडों और सिंघानिया फैमिली को इस तरह अलग अलग खड़े देखा तो उनके एक्सप्रेशन बदल गए। बॉस उन गुंडों को देखकर भड़कते हुए बोला, क्या कर रहे हो बेवकूफ़ों, इन सबको आज़ाद क्यों छोड़ रखा है, तुम सबको कहा